अच्छा देखे डकी के लिए रो रो के क्या हाल हो गया। तो बस तकवार ओहो के देखे जो केस सरफराज चौधरी और उसके साथियों पर चल रहा है वो क्या है, वो है रिश्वत लेने का केस। सरफराज चौधरी और इन सब के ऊपर रिश्वत लेने का केस चल रहा है। तो जो डकी के घर वालों ने किया रिश्वत देना, क्या मुसलमान और पाकिस्तानियों के लिए जायज है? क्या ये जायज है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मंसूब बात है ना कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। हमारी आवाम सिर्फ अपनी मर्जी की खातर लेने वाले के पीछे तो कर रही है, लानते कर रही है। तो डकी जन्नती हो गया। डकी जन्नती है जो रिश्वत दे रहा हो गया। बीच में मॉरल सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए इन्होंने बिग ब्रदर डाल दिया। बिग ब्रदर का क्या, कहीं भी डाल दो। बिग ब्रदर ने तो मस्जिद गिरती नहीं इस्लामाबाद में देखी, लोग रोए हैं। ग्रीन बेल्ट करके आपने मस्जिद गिरा दिया, बिग ब्रदर साढ़े नहीं वो भी वापस करवा दिया। वो भी पूछे किसकी जरूरत हुई है गिरवाने की, बिग ब्रदर उनके इलाज। तो यार जिन मामू ने तेरी बेगम की पर्चे में नाम डलवाने से रुकवाने के लिए रिश्वत के जुमरे में 60 लाख रुपए दे दिए, वो 10 लाख 20 लाख 30 लाख और अपने बहनोई की जान बचाने के लिए नहीं दे सकते उधार। ऐसे मामू दुनिया में पाकिस्तान में औरों के पास नहीं है, सिर्फ उसी को उधार मिलता है जिससे पता होता है कि यार ये वापस कर देगा। तो मामू ने कोई ऐसा ईदी सेंटर को 60 लाख रुपया नहीं दे दिया, उन्होंने उसी को दिया है जो कि तुमने पहली वीडियो से पूरा करके मामू के वापस मुंह पे मारना है थैंक यू के साथ है। आप देखिए कि अगर डकी एक वीडियो बनाता है कि जनाब मैंने गैम्बलिंग, जो डकी ने गैम्बलिंग की सपोर्ट की, उस ऐप को लोगों में प्रमोट किया, जुए को प्रमोट किया। अब पाकिस्तान के मुसलमानों जुए को प्रमोट किया, चवल कर लिए, तो यकीन करें एक वीडियो सरफराज चौधरी भी बना देगा और कहेगा डकी मैंने तुम्हें चपेड़े मारी, मैं माफी मांगता हूं, खत्म। दोस्तों डक्की भाई के व्लॉग के बाद अरूब जतोई ने भी एक स्टेटमेंट अपनी अपलोड कर दी है जो कि आप लोगों को वीडियो में दिखेगी, तो रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो करते हैं जी हम लोग शुरू। यार आज मतलब मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है जो मेरी पिछली वीडियोस में होती है, क्योंकि कल का जो व्लॉग था डक्की भाई का, वो व्लॉग देखने के बाद ऐसा ही फील हुआ कि ये मतलब हमारे साथ भी हुआ है। क्योंकि जाहिर है कि जो डक्की भाई ने अपनी स्टोरी बताई है 100 दिन और जो उसके साथ हुआ है, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है यार उसके साथ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ उसके साथ। एक बंदा आपके साथ इतना कोऑपरेट कर रहा है और आपको अपनी सारी प्राइवेसी जो है वो दे रहा है, मतलब अपने आईडी, पासवर्ड्स, जीमेल्स, एवरीथिंग, इवन योर बैंक अकाउंट्स, सब कुछ आपके साथ शेयर कर रहा है। तो फिर उस इंसान पे तशद्दुद करना, उस इंसान को मारना बेफजूल और अपने ही बच्चे को फ़ोन करके गालियाँ निकलवाना, ये कहाँ की इंसानियत है? बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है बहुत ज़्यादा अनफेयर ये हुआ है डक्की भाई के साथ। बाकी हाँ, जो सज़ा है वो सज़ा दें, मगर यार आप तशद्दुद तो ना करें। एक बंदा कोऑपरेट कर रहा है तो उसको कोऑपरेट मतलब उसके कोऑपरेट का थोड़ा ख्याल कर लें। आप उसको मतलब कोर्ट जाने से पहले मारते हैं कि जी किसी को इंटरव्यू नहीं देना, अपनी ज़ुबान नहीं खोलनी, फैमिली को टॉर्चर करते हैं, बीवी को टॉर्चर करते हैं, माँ बाप को टॉर्चर करते हैं, मतलब हर चीज़। मतलब इस मोड़ पे आप उस फैमिली को ले आते हैं कि वो फैमिली पैसे उधार मांग के मतलब आप लोगों के मुंह भरती है। कितनी वैसे अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है। हमारे पाकिस्तान के इदारे नो डाउट बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मगर बीच में कुछ ऐसे लालची लोग भी होते हैं जिनकी लालच जो है वो एंड तक चलती रहती है। मगर होता क्या है कि सज़ा उनको भी मिलती है, पकड़े वो भी जाते हैं, अल्लाह उनकी भी पकड़ करता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ डक्की भाई के साथ भी कि जिन लोगों ने डक्की भाई को टॉर्चर किया, डक्की भाई की फैमिली को टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया, पैसे लिए, रिश्वत ली, जो भी किया, मतलब व्हाटएवर जो आप लोगों ने अब तक सोशल मीडिया पे देखा है, सुना है, वो लोग भी इस टाइम जेल के अंदर हैं। तो वाकई अल्लाह का इंसाफ, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। अल्लाह ने बड़ा अच्छा इंसाफ दिलवाया और डक्की भाई को इस टाइम बाहर जो है निकलवाया है, और निकलवा के मतलब एक फरिश्ता भेजा, बिग ब्रदर, जिसका नाम डक्की भाई भी ले रहे थे कि ये बिग ब्रदर है, जिसने समझे कि एक फरिश्ता बन के वो आया डक्की भाई के लिए। तो वो भी किसी इदारे का बंदा था, तो कितना वो नेक बंदा होने है, उसकी कितनी मतलब उसको कितनी दुआएं मिली होनी है डक्की भाई के फैंस की तरफ से, डक्की भाई के पेरेंट्स की तरफ से, और कितना वो नेक बंदा होने कि उसने बगैर किसी लालच के डक्की भाई का केस मतलब अपने हैंड ओवर लिया, उसको सॉल्व किया और उसको बाहर निकलवाया।
लिहाजा ये वीडियो रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप लोगों ने देख तो ली होगी, मगर प्लीज़ एक बार मेरे साथ भी देखिएगा। रिक्वेस्ट आप लोगों से, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, रिक्वेस्ट। मान चले जाते हैं। उसके बाद मैं और अरूब पैकिंग में लग जाते हैं, क्योंकि हमें मलेशियन गवर्नमेंट का एक इवेंट है, उधर से इनवाइट आया होता है कि डकी भाई आप आएँ, हमारे लिए कुछ वीडियोस वगैरह बनाएं। पूरे पाकिस्तान से उन्होंने एक मेल और एक फ़ीमेल को चुना है, जिसके अंदर मेल में उन्होंने मुझे चुना है। बाकी कंट्रीज़ से भी उन्होंने एक मेल एक फ़ीमेल इन्वाइट किए हुए थे, और मैं बड़ा एक्साइटेड था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से उन्होंने एक बंदा चूज़ करना है और उन्होंने मुझे चुना। मैं बड़ा ऑनर फील कर रहा। हमने बड़ी जल्दबाजी में पैकिंग की। मुझे नहीं पता था कि जब हम पैकिंग करके अपने घर से निकलेंगे तो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। हम जब पैकिंग करके सामान गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी हमारी एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ती है। एयरपोर्ट पहुँचते हम सामान अपना अनलोड करते हैं। रात के 9 बजे के करीब हमारी फ़्लाइट होती है। हम काउंटर पे जाते हैं और हमें अपना बोर्डिंग पास मिल जाता है। उसके बाद जहाँ पे इमिग्रेशन होनी होती है, जहाँ पे आपके पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप लगती है, हम जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो मेरे से पूछते हैं कि आप पे कोई FIR तो नहीं है? मैंने कहा नहीं। कहता आपका साइबर क्राइम में कोई इशू है क्या? मैंने कहा नहीं। कहते आप हमारे साथ आ जाएं। मैं और अरूब एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये क्या हो गया। हम किसी को ऑन टाइम ज़्यादा इन्फॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। मैंने ज़िया को सिर्फ मैसेज कर दिया है कि ये इस तरह से इशू हो गया है, तो शायद हम फ्लाई ना कर पाएँ, तो आप प्लीज़ गाड़ी जो है वो एयरपोर्ट ले आओ और हमें यहाँ से पिक कर लो। हमें लगा कि शायद हमें बस सिर्फ फ्लाई नहीं करने देंगे और हम घर जा सकेंगे। 5-10 मिनट के बाद इमिग्रेशन वाले हमसे हमारे मोबाइल ले लेते हैं, कहते हैं कि इसको एयरप्लेन मोड पे लगा। इमिग्रेशन वाले हमें एक रूम में बिठा देते हैं। मैं और अरूब बस आपस में गपशप लगा रहे होते हैं कि कोई नहीं कल चले जाएंगे, कोई नहीं दोबारा टिकट करा के परसों चले जाएंगे, इवेंट भी 2 दिन के बाद है, कल चले जाएंगे। हम आपस में यही डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल मेरे अंदर इतना सा भी वहम गुमान नहीं था कि असल में इशू क्या है। 1 घंटे के बाद इमिग्रेशन वाले आते हैं, वो कहते हैं कि आ जाए हमारे साथ। एयरपोर्ट के बाहर NCCI की टीम आई होती है, मुझे वो हथकड़ी लगाते हैं, मेरी गाड़ी में बैठा देते हैं। अरूब कहती है कि मैंने भी साथ आना है। मैंने इसको कहा नहीं, तुम घर चली जाओ, मुझे नहीं पता क्या सीन है, मैं हैंडल कर लूँ। वो गाड़ी भी चल पड़ी थी, गाड़ी सीधा चलेगी NCCI ऑफिस गुलबर्ग। इस वक्त यूट्यूबर डकी भाई की गिरफ्तारी का हर तरफ चर्चा है। डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट पर उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब अब इन्होंने मुल्क जा रहा था। NCCI लाहौर ने मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के खिलाफ मुख्तलिफ इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। साइबर क्राइम एजेंसी ने यूट्यूबर साद उर्फ डकी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मशहूर यूट्यूबर डकी भाई कल रात से गिरफ्तार है। पाकिस्तान के सबसे मशहूर यूट्यूबर डकी भाई एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस। पैसे आप फिर कमा लोगे, आप अपना मसला हल करो। मैंने कहा मैं इन चक्करों में कभी भी नहीं पड़ा, मुझे नहीं पता कि क्या पैसे कितने लगते हैं, क्या होता है, मुझे नहीं पता। आप मुझे बताओ आप कहना क्या चाह रहे हो। कहता कि तेरा जो मसला है ना वो 7-8 के अंदर हल हो जाएगा। पहले मुझे लगा कि कोई 7-8 लाख की बात कर रहा है, कि कोई 7-8 लाख के अंदर मेरा मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा 7-8 लाख? कहता नहीं तू लाखों में ही रही। मैंने कहा 7-8 करोड़? कहता तो और। मैंने कहा इतने तो मेरे पास हैं, बस फिर तो इधर ही पड़ा रहा है। मुझे वहाँ से आइडिया हो गया कि इस बंदे का काम सिर्फ और सिर्फ मेरे से पैसे मांगना है। जब मैं NCCI की कस्टडी में था, आप लोगों ने शायद 3,26,000 USDT की बात एडिशनल डायरेक्टर के पॉडकास्ट में सुनी होगी। 3,20,25,000 USDT वो इसके डिजिटल वॉलेट में से हमने अनर्थ करके कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर दिए। हमने इसके डिजिटल वॉलेट में से वो अपने वॉलेट में जो सरकार का होता है उसमें अनर्थ करके प्रॉपर उसको फर्द मकबूजगी बनाकर कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने दर्जनों पॉडकास्ट दे के ये बताया कि 3,26,000 USDT जो है वो हमने इससे बरामद कर लिए हैं। अब मैं आपको उसकी असल स्टोरी बताता हूँ कि वो क्या है। हवाला से मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाते हैं, कोई शाम के 7 बजे के करीब। आइयो मुझे कहता है कि अपना बाइनेंस का अकाउंट खोल। मैं अकाउंट खोल देता हूँ। मेरे अकाउंट के अंदर कुछ ट्रेड चल रही होती है जो मेरी सारी लॉस पे गई होती है, क्योंकि उस दौरान बिटकॉइन नीचे गया हुआ था। वो सारी ट्रेड मेरी लॉस में क्लोज करता है, मेरी फ्यूचर्स की ट्रेड सारी लॉस में क्लोज करता है, मेरा पर्सनल नुकसान करता है। सारे टोकन जो मेरे पास डॉज, बिटकॉइन, इथीरियम, मेरे पास दर्जनों टोकन और पड़े हुए थे, वो सारे क्लोज करके उसको USDT में खुद कन्वर्ट करता है और वो कहता है कि ये USDT ट्रांसफर कर। मैंने कहा सर इसकी क्या वजह है, आपने मेरा पर्सनल लॉस भी कर दिया है। कहता है कि तुझे अपना मसला हल करना है या नहीं करना। मैंने कहा कि सर लेकिन ये 3,26,000 USDT आपने ट्रांसफर क्यों करना है? जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है आपके सामने, अकाउंट मैंने आपको दे दिया, उसका जीमेल मैंने आपको दे दिया, पासवर्ड मैंने आपको दे दिया, आपने ट्रांसफर इसको क्यों करना है? कहता है तुझे जितना कह रहे हैं उतना कर। मेरी 15 मिनट उनके साथ बहस चलती रही कि सर ये पैसे ज्यादा हैं, मुझे आप थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें ताकि मैं मेंटली रिलैक्स रहूं, मुझे थोड़ा सा बता दें कि ये ट्रांसफर आपके पास क्यों करना है। वो मुझे आगे से ये कहता था कि यार लगता है तुझे अपना मसला हल करने का शौक नहीं, अकाउंट की हैक ना हो जाए, जब तू यहाँ से फारिग होगा तू मुझे बता दी, मैं तुझे सेंड कर दूंगा। आइयो ने मुझे इस तरह की कहानी सुनाई शुरू कर दी। उसने मुझे एक अपना वॉलेट एड्रेस दिया, उसने कहा कि ये सारे पैसे इस पे ट्रांसफर कर। इसने मेरे से जबरदस्ती मेरा फेस ID, मेरा ऑथेंटिकेटर सारा लगा के इसने मेरे से जबरदस्ती 3,26,000 USDT, जिसकी PKR के अंदर वैल्यू बनती है 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपया। अब जिस अकाउंट में उसने ट्रांसफर किया, क्या वो FIA का अकाउंट था? नहीं।
क्या वो NCCIA का अकाउंट था? नहीं। क्या वो पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत या किसी KP की हुकूमत या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे की हुकूमत का अकाउंट था? नहीं। क्या वो NAB का अकाउंट था? नहीं। क्या वो स्टेट बैंक का अकाउंट था? नहीं। क्या वो कोई ऐसा अकाउंट था जो कोर्ट की तरफ से जिसकी अप्रूवल मिली हो? नहीं। वो मेरे IO असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज साहब का अपना पर्सनल अकाउंट था, जिसके अंदर इन्होंने मेरे 9 करोड़ रुपया एस्टिमेटेड ट्रांसफर किए। और रोना धोना बंद कर, उनके सामने शुगर लगा, हंस मुस्कुरा, कह के बड़ा मजा आ रहा है अंदर, जो बुरा वक्त था वो चला गया, अब बस तू वक्त काट। फिर मैंने उसको बोला कि सर, वो जो एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब हैं, वो मुझे रिमांड के दौरान कहते थे कि मैं तेरी हाई कोर्ट तक बेल रोकूंगा। तो उधर बिग ब्रदर कहता कि छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो हुआ जो किसी ने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था। ये मुकदमा दर्ज करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी है, जिसने डकी को गिरफ्तार किया और उसको दुनिया का सबसे बड़ा मुजरम बनाकर पेश किया। इस डायरेक्टर को आज सस्पेंड कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर हैं सरफराज चौधरी साहब, उन्हें जनाब सस्पेंड कर दिया गया है। पूरी तैयारी है NCCIA की डकी की बेल कैंसिल करवाने। डकी भाई के खिलाफ कार्रवाई करने वाले NCCI के अहलकार ऑफिसर सरफराज चौधरी साहब को मुअत्तल कर दिया। खैर उन्होंने मेरे पे FIR दे दी, मुझे हवालात में बंद कर दिया। मैंने ज़िंदगी में कभी हवालात नहीं देखी थी। उस रात मैं नहीं सोया, मैं जागता रहा, रोशनी होगी। हवालात में सिर्फ एक ही लड़का था, मैंने उससे भी कोई ज़्यादा बातचीत नहीं की। सुबह 10-11 बजे के करीब एक बंदा आया, उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई और मुझे कोर्ट ले गए कि आपको जज साहब के सामने पेश करना है। मेरी फैमिली में से किसी भी बंदे ने आज तक कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई पुलिस स्टेशन, कोई हवालात, कोई थाने, उनमें से किसी चीज़ का उनको नहीं था पता। जज साहब ने 2 दिन का रिमांड दे दिया, मुझे तो रिमांड का मतलब ही नहीं था पता। मुझे हथकड़ी लगा के फिर से NCCI ऑफिस ले जाते हैं और मुझे हवालात में बंद कर देते हैं। उससे नेक्स्ट डे की बात है, मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। एडिशनल डायरेक्टर NCCI सरफराज चौधरी साहब वो अचानक कमरे में आते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं कि ए मुंडाई। IO कहते हैं हाँ जी। कहते हैं इसको लेके आओ मेरे पास। IO हथकड़ी पकड़ता है, मेरे हाथ पे लगाता है और कहता चल। मुझे जब हथकड़ी लगा के एडिशनल डायरेक्टर रूम में लेके जाते हैं तो वहाँ पे 5 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब मेरे से पूछते हैं कि तुम कौन से एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो? मैंने कहा कि सर मैं किसी एप्लीकेशन का कोई कंट्री हेड नहीं हूँ। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता तेरी माँ किधर से आता है पैसा तेरे पास? मैंने कहा सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उधर एडसेंस अभी मैं बात कर ही रहा होता हूँ। कहता है कि तुम मेरे वतन अजीज के बच्चों को खराब कर रहे हो, क्या करता है तुम्हारा बाप? मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं। तो कहता तुम इतने क्यों हो? मैं चुप रहता हूँ। वो चीख के बोलते, कहता बोल। मैंने कहा जी सर मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माँ बहन की गालियाँ वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुँह नीचे करके खड़ा हो गया। तो कहता मुँह ते कर, मुँह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था, वो जोर से चीख के कहता मुँह ते कर। अभी मैंने वो मुंह पर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहाँ पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया। मैं भी ये सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। मुझे माँ बहन की गालियाँ दी जा रहा है, मैं अपना मुंह नीचे करके खड़ा हुआ हूँ तो मेरे थप्पड़ इधर लगता है, फिर वो कहता मुंह पर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता है। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मुझे थप्पड़ कितने मारे। 100 दिन के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा। कोई भी आके पीछे नहीं आता आपकी फैमिली के अलावा। मेरी माँ कोर्ट के धक्के खाती रही है, उनका क्या काम है कोर्ट में? उन्होंने कौन सा वहाँ पे कोई बयान देना है या कोई स्टेटमेंट देनी है, या वो कौन सी वकील है जो उनका कोर्ट में कोई काम है? वो सिर्फ वहाँ पे इसलिए आती है कि मुझे कुछ 30-40 सेकंड के लिए अपने बेटे की झलक देखने को मिल जाए, मैं बस देख लूँ कि यार मेरा बेटा ठीक है। सिर्फ इसलिए आती रही है, एक दिन भी उन्होंने मिस नहीं किया। आज के दौर में जहाँ वफादारी तो मजाक बन के रह गई है, अरूब मेरे साथ एंड तक खड़ी रही। उसको डराया गया, धमकाया गया, ब्लैकमेल किया गया। इवन एक पॉइंट में मैंने उसको ये भी कहा था कि जब तक ये मैटर हल नहीं होता तुम आउट ऑफ कंट्री चले जाओ। वो तब भी मेरे साथ खड़ी रही। मैं जेल में था और मेरे लिए मर्दों से लड़ती रही है। और सही बताऊं तो कोई भी नहीं करता ऐसा। हल्का सा मर्द पे बुरा टाइम आता है, औरतें छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन अरूब मेरे साथ खड़ी रही। मैं एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। हाँ, अगर आप मेरी एक आधा फैमिली का अकाउंट छोड़ देते तो मैं आपको पैसे कहीं से तो दे, एटलीस्ट हमारी फैमिली जो है मकरूज तो ना होती। इतना मोटा मेरा चलान पेश किया, मुझे एक ऑफिसर उस चलान के अंदर एक सफे की एक लाइन का एक लफ्ज दिखा दे कि मेरे उसमें बाप का क्या रोल है, क्योंकि आप लोगों ने उनका अकाउंट बंद किया ना, उनका क्या रोल है मुझे उस सफे के अंदर दिखाएं। उस चलान के अंदर मेरी माँ का क्या रोल है वो मुझे दिखाएं। उस चलान के अंदर मेरे दादा अब्बू का क्या रोल है, मेरे किसी और फैमिली मेंबर का क्या रोल है मुझे दिखाएं। आपने उनको मकरूज कर दिया, कर्जे ले लेके अब उनको NCCIA के ऑफिसर के पेट भरने हैं, उनको डिप्रेशन में डाल दिया, ये कह के कि पता नहीं उनके पीछे ISI MI लगी है। मेरे फादर
एक हार्ट पेशेंट हैं, उनके हार्ट की सर्जरी होनी थी। मैंने अपनी माँ को, अरूब को, ज़िया को सख्ती से मना किया हुआ था कि आपने एक तो ये अब्बा जी का ख्याल रखना है, दूसरा इनको कोर्ट में नहीं आने देना, ये मेरे पास एक बार भी जेल में ना आए, क्योंकि मुझे पता है उनकी हार्ट की क्या कंडीशन है। वो बेहोश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम उनकी सर्जरी के हमारे पास पैसे नहीं थे। वो जो तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने डक्की भाई की पूरी वीडियो देखी है। इस वीडियो के अंदर जो है डक्की भाई ने साफ साफ जो है ना, मतलब यही जाहिर करवाया कि वो बिल्कुल ही बेबस था। और उसने ये भी बताया बीच में कि एक टाइम ऐसा आ गया था बीच में कि उसने कहा कि मुझ पे केस होने दो, और उसने सुसाइड का भी सोचा, जो कि उसने अपने पूरे व्लॉग, मतलब उसकी पूरी वीडियो में आप लोगों ने वो क्लिप देखा होगा, वो वर्ड सुना होगा कि मैं वॉशरूम में था और फ़ैन इतना ऊपर था कि कोई सुसाइड भी नहीं कर सकता, अल्लाह माफ़ करे। मतलब ये नौबत आ गई थी, बंदा पागल हो जाता कि यार मैंने कुछ किया भी नहीं, मतलब इतना कोई हैवी मैंने जुर्म भी नहीं किया और उसकी मुझे सज़ा इतनी हैवी किस्म की दी जा रही है। बंदा वाकई बेबस हो जाता है। लिहाजा भाई हम सब डक्की भाई के साथ हैं और डक्की भाई को सपोर्ट करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, ही इज़ अ वेरी नाइस व्लॉगर, बहुत ही हम्बल। मैं तो मुलाकात भी 2-3 मरतबा डक्की भाई से की हुई है। इवन मेरे घर के पास ही उनका घर है, तो अक्सर मेरी नज़र उन पे पड़ती रहती है, अक्सर मतलब आमना सामना होता रहता है हमारा। तो बाकी यार, इज़ अ वेरी ग्रेट मैन, और सल्यूट है उस बिग ब्रदर को, जिस बिग ब्रदर ने, मतलब जिस बंदे ने फरिश्ता बन के डक्की भाई की मदद की है। बाकी अल्लाह पाक भाई इसकी फैमिली को हौसला दे, और डक्की भाई को ये जो मतलब ये 100 दिन वाला पीरियड था, इस पीरियड से उनको जल्द से जल्द निकाले, अपनी वो रूटीन पे वापस आएँ, अपनी व्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट करें, और होप के इंशाल्लाह बेस्ट और ज़्यादा बेस्ट डक्की भाई करेंगे इंशाल्लाह, और वही एनर्जी उनके अंदर वापस आए इंशाल्लाह। बाकी जी, थैंक यू सो मच आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय लास्ट में दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टाटा फॉर